विद्यालय की शान कुशल नेतृत्व करता हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी का स्वागत किया जा रहा है। आप सब तालियां बजाएं। कुशल नेतृत्व करता विद्यालय की शान, जिनके चर्चे सब जगह और विद्यालय की भौतिक जो कठिन से कठिन समस्याएं उन सभी का समाधान करने वाले हमारे प्रधानाचार्य जी, जिनके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहूंगी। ये हुनर, ये सादगी नहीं देखी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार और प्रिंसिपल तो बहुत देखे, पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। अब मैं महोदय से निवेदन करती हूँ कि आप उद्बोधन स्वरूप दो शब्द बोलने के लिए मंच पर पधारें। महोदय का तालियां बजाकर स्वागत करें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोराबास के प्रांगण में संपन्न हो रहे 75वां स्वतंत्रता दिवस के क्रम में आज मैं और मेरा परिवार ग्राम बोराबास और सभी ग्राम बोराबास के राजकीय पदाधिकारी, राजनीतिक गणमान्य लोग और सभी भामाशाह और सामाजिक सभी अति प्रसन्न हैं और गौरवान्वित हैं कि आज ये सौभाग्य का दिन हम सब एकत्रित होकर मना रहे हैं। मंचासीन माननीय सरपंच साहब, हमारा सौभाग्य मिला कि सीआई साहब, एसीआई साहब आज इस मंच की शोभा बने। विशेष अतिथियों के रूप में मंच पर विराजमान चौकी प्रभारी माननीय चौथमल गोस्वामी साहब, विशेष अतिथियों के रूप में सोपाल गुंजल जी, हमारे ग्राम के ग्राम सेवक श्री अक्षय कुमार शर्मा जी, इस ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सक के रूप में डॉक्टर दिनेश वैष्णव जी, पांडाल में विराजमान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सभी वार्ड मेंबर और हमारे एसडीएमसी के सदस्य, पुलिस चौकी और यहाँ का स्टाफ, हमारी नर्स स्टाफ से हमारी मैडम और सभी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे ग्रामवासी, अभिभावक, सभी को विद्यालय परिवार की ओर से, मेरे स्वयं की ओर से प्रणाम, नमस्कार। आज ये दिवस हमारे लिए बड़े ही गौरव का दिवस है। थोड़ा कार्यक्रम में 4-5 जगह पंचायत में झंडारोहण के क्रम में निश्चित जो कार्यक्रम था उसमें थोड़ा सा हल्का सा व्यवधान रहा, और एक दूसरी हमारी व्यवस्था के क्रम में इलेक्ट्रिक जो मैया है उसने भी हमारा साथ नहीं दिया। तो आज जो है मंच बिना माइक के, लेकिन मुझे लगता है कि पर्याप्त आवाज। और इसी क्रम में हम जब बात करें तो सबसे पहले जहां आज़ादी का सवाल है तो मैं यूं कहना चाहूँगा, ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। इस बाग की हर कली खून पीकर खिली है। मैं अजय आहूजा की धरती पर, हेमराज मीना की इस बलिदान की धरती पर और इतिहास के स्वर्णिम पन्नों से आजादी के उन तमाम दीवानों की इस भारत भूमि से आज अपने आप को यहाँ का एक नागरिक होने के रूप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस आजादी जश्न को संपूर्ण भारत में हर्षोल्लास से हर विभाग, राजनीतिक विभाग, सामाजिक
सब भारतवासी संपूर्ण जोर शोर ऊर्जा के साथ मना रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ये दिवस एक ऐतिहासिक दिवस है। हमने कहीं भारत में उतार चढ़ाव देखे और आज के दिन ये बात स्वाभाविक रूप से आ जाती है कि 1947 का जो दिवस है वो हमारे लिए इसलिए गौरवान्वित दिवस है, हमारे गौरव का दिवस है कि हम कभी षड्यंत्रकारी किसी देश, किसी सरकार के चुंगल में फंसकर कई सालों तक हमने अधीन रहकर कार्य किया, लेकिन हमारे रणबहादुरों, शहीदों, राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, इन सबके संघर्ष और बलिदान ने एक नया इतिहास रचा और वो दिवस हमारा 15 अगस्त 1947 का दिवस, जिस दिन हम पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता हमें मिली, हमें स्वराज मिला। लेकिन आज यदि हम हमारे देश की बात करें, ये 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है, यदि हम क्रोनोलॉजिकल बात करें तो हमने 74 ऐसे राष्ट्रीय पर्व हम मना चुके हैं। चिंता का विषय और चिंतन का विषय ये है कि यदि हम इतिहास पटल पर जाते हैं, इतिहास के पन्नों पर जाते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया, तो उस क्रम में हम सब के कंधे ऊंचे हो जाते हैं। हम गौरव से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भारत ने इस छोटे से काल में, इस स्वराज के छोटे से कालक्रम में अनेकों इतिहास रचे हैं और विश्व पटल पर अपना नाम कमाया है। निसंदेह राजनीति के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो हमने अपना नाम दर्ज कराया विश्व के देशों में। जो अभी हाल में 2 ऐसे हमारे सामने छोटे से युवा, 33 साल के, 27 साल के युवा और युवती ने हमारा विश्व में नाम, भारत का नाम रोशन किया। मीराबाई चानू की हम बात करें, नीरज चोपड़ा की हम बात करें, ऐसा जुनून हमें सिखाता है कि हम हमारे व्यक्तिगत विकास के साथ साथ हमारा देश, हमारा राष्ट्र, उसके प्रति भी हम जवाबदेही है, वफादारी हमें निभानी है, कर्तव्य निष्ठा हमें निभानी है। निसंदेह हमारा विकास हुआ, लेकिन फिर भी हमें कहने में बिल्कुल शक नहीं है कि यदि किसी एक क्षेत्र में हमने विकास किया तो कहीं ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जिनमें हम पिछड़े भी हैं। हमारा ये 7 दशकों का इतिहास है, जिसमें यदि हम कैलकुलेट करें तो ये 30वीं पीढ़ी चल रही है। पहली पीढ़ी ने संघर्ष किया इतिहास के पन्नों पर, वो 24 साल का अमर शहीद, जिसमें ऐसा जुनून था कि भारत से चलकर इंग्लैंड जाकर और वहां के तानाशाह का सिर उसने काटा। उसमें कितना देशभक्ति का जज्बा होगा। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे देश की ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएं जो हमें ये बताती है कि प्रथम पूज्य हमारी मातृभूमि, हमारा देश, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। एक इतिहास के पन्नों से हमारे राजस्थान से एक ऐसी महिला जिसके पति का शव आता है और 9 महीने से गर्भवती होती है, लेकिन मुखाग्नि देने के लिए जब वो खड़ी हो जाती है, हम यदि कर्णावती का उदाहरण लेते हैं, चूड़ावत का उदाहरण लेते हैं, तो हमें ऐसा जुनून, हमारा कर्तव्य याद आता है कि वास्तव में देश के प्रति हमें क्या कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या ड्यूटी है। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन भुलाकर राष्ट्र के नाम अपने आप को न्यौछावर किया, ये ऐसे अमर बलिदानी हमें इस बात का याद दिलाते हैं और हमारी आत्मा को जब जोड़ते हैं कि एक कर्तव्य यदि हमारा अपने आप के प्रति है तो एक हमारा सबसे पहले मातृभूमि के प्रति भी है। उसे हम यदि निभाते हैं
यदि ये बात याद रखते हैं कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज जिसमें यदि वहां के नागरिकों में अपने देश, अपने समाज, अपने धर्म के प्रति यदि उनमें समर्पण नहीं होगा तो वो राष्ट्र, वो देश, वो समाज धीरे धीरे अवनति की ओर चला जाएगा और अंततः पतन को प्राप्त हो जाएगा। आज बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, चाहे हम आतंकवाद की समस्या को ले, बेरोजगारी की समस्या को ले, अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिससे ये लगता है कि हमने यदि कुछ पाया है तो हमने बहुत कुछ खोया भी है। जब हम रोजाना के क्रोनोलॉजिकल समाचारों के माध्यम से जब ये खबरें पढ़ते हैं कि हमारे भारत का टॉप मोस्ट 10 नंबर का आईएएस आत्महत्या करता है और हमारे भारत का टॉप मोस्ट नंबर 1 का आईएएस सामाजिक तरीके से भटक जाता है और अंततः उसका डाइवर्स हो जाता है और उसे समाज में बहुत ज्यादा बुरी स्थिति हो जाती है। बताती है कि आज भी हमारे युवा चाहे चांद पर पहुंच गए हों, लेकिन सांस्कृतिक तरीके से हमारा पतन हुआ है। हमारा सोने की चिड़िया वाला देश आज भी मुंह भाई खड़ा है कि आज भी हमारे नौजवानों को संवारने की आवश्यकता है। अनेक ऐसे क्षेत्र जिनमें हम बात करें तो वास्तव में चिंतन और मंथन की आवश्यकता है। इस अवसर पर हम यही बात करेंगे कि हमें केवल मात्र साल में 2 बार एकत्रित होकर, केवल मात्र 2 बार राष्ट्रीय पर्वों पर इस तरह का ये प्रदर्शन कर देना पर्याप्त नहीं होगा। हमें नित्य प्रति जिस तरह से हमें हमारा स्वयं के प्रति दायित्व है, ऐसा राष्ट्र और समाज के प्रति हमारा दायित्व है जिसे हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। यदि हम इस तरह से कर्तव्यनिष्ठ होते हैं तो स्वाभाविक निसंदेह वो देश और समाज ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। जुनून हमारी महिलाओं का, मातृशक्ति का, यदि हम कल्पना चावला की बात करें, यदि अब्दुल APJ कलाम की बात करें तो इन्होंने अपना जीवन केवल मात्र स्वलाभ को भुलाकर राष्ट्र हित को प्रथम वरीयता में रखते हुए अन्य देशों की नजर में भारतवर्ष का नाम कमाया है, नाम दर्ज करवाया है। मैं आज के इस क्रम में आप सभी का व्यक्तिगत रूप से और इस पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक प्रधानाचार्य के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में व्यक्तिगत रूप से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आज ये शुभ अवसर है कि हम चर्चा परिचर्चा के क्रम में जहां जिस स्थान पर है विद्यालय के क्रम में यदि बात करें तो एक गौरव की बात है कि जिस दिन से मैं आया यहाँ पर हमारे जो शाला परिवार के जो शिक्षक हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। सरपंच साहब को सैल्यूट करता हूँ कि विद्यालय की भौतिक संसाधनों के क्रम में जब कभी मैंने कोई चर्चा रखी तो वो पूर्ण रूपेण अपना सहयोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भौतिक स्थितियां यहाँ की ऐसी बनी हुई है जिसमें पूर्ण रूपेण एक सीनियर स्कूल को जिस तरह से अपने स्वच्छंद तरीके से और अच्छे तरीके से जिसे विकास करना चाहिए, जिसे संचालित होना चाहिए, उसमें बहुत सारी हमारे सामने परेशानियां हैं। मैंने जब भी मेरे स्टाफ को हल्का सा कहा तो जब से मैं आया यहाँ 3 टर्न में मैंने लगभग लाख डेढ़ लाख के लगभग इन अध्यापकों से बामासा के रूप में, दान के रूप में पैसा प्राप्त कर जितना भी इस विद्यालय में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है, पहली प्रायोरिटी की उनको उपलब्ध कराने का प्रयास। बार मेरे शिक्षकों से जब कभी भी हम बात करते हैं, ये 12 कक्षा का जो विद्यालय है, 12 जिसमें विद्यालय संचालन में 450 का जो है बालक बालिका का जो नामांकन है, उसमें हम देखें तो जिस जगह पर आप बैठे हैं यही यानी 12वीं कक्षा तक विद्यालय संचालित होता है। अभी हाल ही में डिपार्टमेंट नाबार्ड के द्वारा और जिला परिषद के द्वारा नाबार्ड के द्वारा 3 कमरे और जिला परिषद के द्वारा 1 कमरा जो आवंटित हुआ वो बनकर जो है खड़ा हो गया है। लेकिन चुनौती है मेरे सामने कि वहां मैं न विद्यालय को आधे तरीके से संचालित कर सकता और न यहाँ
तो आज मैं एक परिवार के व्यक्ति के रूप में, इस शाला के मुखिया के रूप में और आप सबके विद्यालय के रूप में इस ग्राम पंचायत के सभी अभिभावकों से, पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जितना भी आपका प्रबंधन हो, जितना भी आप इस विद्यालय के बारे में सोच सकें, प्लीज आप हमें सहयोग दीजिए, ताकि ये नौनिहाल, आज आप देख रहे होंगे जिन नौनिहालों के साथ ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आज ये आंगन खाली सा लग रहा है। कोरोना की गाइडलाइन के तहत, एसओपी की गाइडलाइन के तहत बच्चों का यहाँ आना अनुमति नहीं है। जिन बच्चों के लिए ये संस्थान है, उसमें आज बच्चों की कमी खल रही है। उन बच्चों के लिए सबसे पहले जो भामाशाह के रूप में यहाँ के शिक्षकों से जो अनुदान के रूप में पैसा प्राप्त हुआ, उसका हमने जो उपयोग किया, ये बहुत ज़्यादा कीर्ण था। इसको एक माइनर रिपेयर के अंतर्गत मैंने लिया, और माइनर रिपेयर, भाई आप इसको से माइनर रिपेयर के रूप में मैंने 94,500 रुपए से सबसे पहला प्रायोरिटी के बेस पर माइनर रिपेयरिंग करा के इस विद्यालय को थोड़ा सा एक अपने स्वरूप में परिवर्तन लाया। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है कि ये विद्यालय आज तक कक्षा 12 यहाँ संचालित होती है, ये कक्ष बराबर 10 बच्चे बैठने की स्थिति में नहीं है। यहाँ फर्नीचर की बिल्कुल यानी व्यवस्था नहीं, तो मैंने सबसे पहले कक्षा 12 के लिए फर्नीचर बनवाया, इन्हीं यहाँ के अध्यापकों से अनुदान लेकर। जब भी मुझे इस तरह के भामाशाह के रूप में, विद्यालय को सहयोग देने वाले के रूप में, सरपंच साहब या अन्य और भी लोग, मैं अपनी समस्या उन्हीं से रखता हूँ और रखूंगा। जब भी मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा लगेगा, तो मेरी एक पहली ड्यूटी है कि मैं अपनी समस्याओं से अवगत कराऊं। यदि यहाँ की बात करें तो आप ये देखेंगे, अभी भी बहुत सारे अभिभावक विराजमान हैं, इनको लग रहा होगा कि हमारे जो शिक्षक है, अभी कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार ये कक्ष में बच्चे अनुमति नहीं है, और इस क्रम में आपके गांव में स्वयं शिक्षक पहुंच रहे हैं। उसमें हमने एक विद्यालय स्तर पर एक चैनल बनाकर बच्चों तक वीडियो के माध्यम से भी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसमें हमारा स्टाफ वीडियोज बनाता है, सब्जेक्ट की अपना कंटेंट बनाता है और बच्चे के घर तक पहुंचाता है। लेकिन बड़े दुख की बात है, हमारे पास हर कक्षा से हमने 2 तरह से ग्रुप बनाए, उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन किया हमने। तो जब बच्चे का देखते हैं ऑनलाइन का, तो यदि 50% बच्चे के पास ऑनलाइन, दैट मीन्स उसके पास मोबाइल है, लेकिन जब वर्किंग में उस बच्चे से बात करते हैं तो उस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। उनका पिता कहीं दूध बेचता हुआ कोटा के अंदर बात करता है, कहीं यानी रास्ते में बात करते हैं, सही तरह से हमारे को रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। अरे भाई, ये सारी व्यवस्थाएं आपके बच्चे के लिए। अभी गाइडलाइन सरकार की आई है कि 9 से 12 के बच्चों को अनुमति किया जाएगा, और वो भी किसी शर्त के अनुसार। सरकार की शर्त होगी कि 50% बच्चों को विद्यालय में नामांकित कक्षा में जो बच्चे नामांकित हैं, उसमें से 50% बच्चों को दिन तारीख वाइज आप बांटेंगे, उनको अनुमति करेंगे। तो हमारे सामने मैनेजमेंट की समस्या है, पढ़ाने की समस्या है। तो आप सबसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि आप जो भी अभिभावक यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चों को सहयोग दें, और अपने बच्चों को इस बात का सहयोग दें कि जो शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं, काम दे रहे हैं, उसको आप पूछें कि आपको मोबाइल पर सरकार के द्वारा भेजा गया जो कंटेंट हम भेजते हैं उसके बारे में आप बात करें। हमारे शिक्षक केवल मात्र विभागीय आदेशानुसार इतना सा है कि वो घर तक पहुंचेंगे, बच्चे को होमवर्क देंगे, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग आपकी भी ड्यूटी है, आपको भी करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अभी किसी भी तरह का चांस नहीं है अनुमति किए जाने का। इस क्रम में मैंने ये बात अभिभावकों के आज यहाँ उपस्थित होने के क्रम में इसलिए की, यदि आप यहाँ 10 बैठे हैं तो 100 के पास आप मैसेज पहुँचाएं, आप एक दूसरे को सहयोग दें। आपके जो बच्चे हैं इस ग्राम पंचायत बोराबास के, मैं मंच का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, यदि इनको सही तरीके से मॉनिटरिंग मिल जाए तो मैं कह रहा हूँ इस बोराबास का बालक
देश का प्रथम बालक हो सकता है। इस बोरावास का बालक देश का प्रथम बालक हो सकता है। इन बच्चों को इन बोरावास के बालकों को IAS बनाया जा सकता है, नो डाउट, क्योंकि फिजिकली ये इतने फिट है। केवल मात्र संगमरमर का वो पत्थर जो खदानों में इधर उधर पड़ा है उसे तराशने की आवश्यकता है। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मेरी जो टीम है, यहाँ के जो शिक्षक है और मैं स्वयं हूँ, मैं अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। लेकिन बराबर इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें अभिभावकों से यानी बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिलता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। विद्यालय ने दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा अपना उन्नति प्रदर्शन किया है। बहुत अच्छा यहाँ के बच्चों को भी अच्छा जो है विभागीय जो भी हमारी प्रतियोगिताएं होती है, विभागीय हमारे जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनमें भाग ले रहे हैं। और बहुत सारी हमने, जिसमें मैं आपसे कहूँ इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे आने के बाद हमने CWSN बच्चे चिन्हित किए। CWSN बच्चे वे बच्चे जो विकलांग की श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए विकलांग शब्द सरकार ने मना कर दिया लेना, विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे, उन बच्चों को हमने चिन्हित किया है और चिन्हित करके उन बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना शुरू किया है। जिसमें हमने पिछले साल, यदि कोई अभिभावक यहाँ बैठा है तो 6 बच्चे इस विद्यालय से CWSN के, जिनको सरकारी योजना का पूरा हमने लाभ दिया। अब वो बच्चे, वो अभिभावक क्या करते हैं, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत इंस्पायर अवार्ड, जहाँ पर माननीय बाबूलाल जी यहाँ बैठे हुए हैं अभिभावक, एक बार उनके लिए पुरजोर तालियां बजाएंगे। ये वो अभिभावक हैं, इनका बालक, नाम बोलना जरा सा, नरेश इनका बालक है, जो राजकीय एक व्यवस्था होती है इंस्पायर अवार्ड, जिन बच्चों को अब्दुल कलाम बनाने के लिए बोरावास से ले जाकर और हमारा विज्ञान इंस्टीट्यूशन जो है वहां तक पहुंचाने की एक स्टेज होती है। और बोरावास में अब्दुल कलाम का एक रूप, माननीय बाबूलाल जी का बालक एक नरेश चुना गया, जिसमें सरकार पहला छोटा सा पारितोषिक और प्रेरणा के रूप में 10,000 रुपए से उसको शुरू करती है। और वो 10,000 रुपए विभाग ने उस बच्चे के खाते में डाल दिए और वो मैं चाहूंगा कि सर बुलाओ इनको, माल्यार्पण करा तो बीच में ये इस बच्चे के 10,000 रुपए बच्चा है क्या यहाँ पर? याद करते हैं, सभी बैठकों में अपना पूरा सहयोग और योगदान रखते हैं। ऐसे बच्चे का भी देंगे। बेटा आजा भाग के। बालक भी बहुत अच्छा सिंसियर है। इधर देखो, आप देखो, उधर बाबूलाल जाएंगे थोड़ा सा, अरे थोड़ा दबो यार, ये लो अब लो सरपंच साहब, इसको माला पहनाओ बच्चे को। अभिभावक बाबूलाल जी और बालक नरेश को बहुत बधाई। ये APJ अब्दुल कलाम के छोटे भाई हैं। हम चाहते हैं कि ये उस संस्थान तक पहुंचे। एक बार सब तालियां बजाकर बच्चे के साथ। पिछले साल भी ऐसे हमारे पास 2 बच्चे रहे जिनको हमने उनकी जो गतिविधि दे लो, मंच पे दे लो। एक गतिविधि होती है इस तरह की, उसको इस कार्य में हमारे इस विद्यालय की एक शिक्षिका पूजा विजय जो ऐसे बालकों को प्रेरित करती है, और न केवल प्रेरित करती है, इस बालक से पूछना अलग से कि तुझे कहाँ रखा था रात, कहाँ ले गए थे, क्या क्या करवाते हैं, लड़कियों को ले गए अपने निजी घर पर ले जाकर अपनी व्यवस्था करके इन बच्चों की व्यवस्था ही करते हैं। ऐसे शिक्षक पर भी हमें गौरव है। इस पंचायत में पूजा विजय के लिए एक बार तालियां बजाई जोरदार। हमने इस साल एक अभियान चलाया, मैंने
पिछले साल जब थोड़ा सा विभागीय सूचना के अनुसार ये आया, पालनहार योजना एक चलती है, उस पालनहार योजना को यहाँ से वहां तक के सब लोग बारीकी से समझे। और पालनहार योजना में लास्ट ईयर तक पता नहीं क्यों लोग डरते थे, और उनको जब समझाइश की इस बार सर्वे के दौरान, मैंने शिक्षकों को कहा कि आप समझाइश करो, और आप मानेंगे नहीं, पालनहार प्रभारी कितने बच्चे फार्म आ गए होंगे इस बार, लगभग पालनहार जो बच्चे हमने चिन्हित किए, उसमें मैंने अभी 15 दिन पहले जो साइन किए थे उस रिपोर्ट पे लगभग 17 बच्चे पालनहार के इस आपकी ग्राम पंचायत बोराबाद से निकले हैं, और रोजाना फार्म आ रहे हैं। वो एक विशेष योजना है सरकार की। यदि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से एक नहीं है या दोनों नहीं है, और वो किसी कैटेगरी का भी है, तो उसमें जिसमें ज्यादा पैसा मिलता है उस योजना का लाभ दिलाया जाए। मेरे शिक्षक पुरजोर चिन्हित कर रहे हैं और बहुत सारे इस बार निकल कर आ रहे हैं। एक और आपको याद हो, हमारा सौभाग्य रहा कोरोना काल में कि बोराबास का एक इतिहास रहा अपने आप में। ये बोराबास में कोरोना संक्रमित किसी तरह का कोई केस नहीं आया, और किसी तरह की जनहानि भी यहाँ नहीं हुई, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यदि ऐसा है तो सरकार ने उसके लिए विशेष अंशदान यानी जो है शुरू किया है, और उसकी योजना को हम समझा देंगे। ऐसा कोई डेथ हुई है, यदि कोई इस तरह का वाक्य रहा, किसी के साथ अनहोनी रही, तो अनुकंपा के रूप में उसको सरकार अनुदान देगी और वो राशि नियमानुसार मिलेगी। एक मैं आपसे सूचना साझा करना चाहूँगा इसी क्रम में, एक है हमारे राजस्थान लेवल का, और जो ये बोराबास के इधर हम बेरुपुरा क्षेत्र का जब सर्वे करते हैं तो इसमें मेरे को इस तरह की समस्याएं बहुत मिलती है। तो जो भी है वार्ड मेंबर है, यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, एनएम साहिबा है, या और भी हमारे ग्राम सेवक जी हैं, और भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक बहुत बड़ी यानी आपसे सूचना शेयर कर रहा हूँ कि राजस्थान स्तर पर, पूरा राजस्थान में एक विद्यालय है जिसका नाम है आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय ये मंडाना में संचालित है, और इस आवासीय विद्यालय में ऐसे अभिभावक, ऐसे लोग, समाज में बहुत सारी ऐसी नशावृत्ति के लोग होते हैं जिनमें से नशावृत्ति की वजह से परिवार के प्रति लापरवाह होना, जिनके बच्चे कहीं इधर उधर गंदगी उठाते हैं, पन्नी बीनते हैं, भीख मांगते हैं, या वो बिल्कुल अनाथ है, उनको इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं, कहीं आश्रय लेना पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा केवल पूरे राजस्थान में एक ही विद्यालय है, आवासीय विद्यालय, जो मंडाना में संचालित है। उसमें वहाँ आवासीय शब्द का मतलब है कि उस बच्चे का वहाँ नामांकन होगा, और वहाँ जब हो जाएगा तो उसे A to Z यानी उसे वहाँ रखने की, पढ़ाने की, संवारने की सारी व्यवस्था सरकार की है। यदि हमारी नज़र में सरपंच साहब के पास जैसा कोई केस आता है कि जिसके कोई अभिभावक नहीं है, एक दोनों में से एक भी नहीं है, और यदि वो असमर्थ है, तो उसका आपके द्वारा प्रमाणीकरण जाएगा और उसी बेस पर उसको उस योजना का लाभ मिल सकता है। आप सबसे मेरी पुरजोर हाथ जोड़ ये विनती रहेगी कि ऐसा यदि अभिभावक, ऐसा बच्चा कहीं मिले तो उसको भी हम इससे जोड़ सकते हैं। विद्यालय के क्रम में यदि हम और बात करें, आज का जो ये दिवस है, ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में, आज़ादी है जश्न के रूप में जब हम बात कर रहे हैं, तो मेरे सामने बातें बहुत सारी है, लेकिन इस उद्बोधन के रूप में मैं यही कहूँगा कि आप सबका मुझे इस विद्यालय में पुरजोर सहयोग चाहिए, और आप समझ ही रहे होंगे पुरजोर सहयोग चाहिए। उसमें मुझे आर्थिक सहयोग चाहिए, उसमें मुझे मानसिक सहयोग चाहिए, आपका संबलन चाहिए, और ये आपसे, इस स्टाफ की ओर से, और मैं स्वयं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सब लोग सोचें इसको कैसे अच्छा संचालित करें। भाई एक ही देवालय कहा जाएगा, और वो विद्यालय। यदि विद्यालय को आप देवालय मान लेते हैं तो आपके बच्चे स्वाभाविक उन्नति करेंगे, विकास करेंगे, विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे,
आज के इस उद्बोधन के क्रम में मैं मेरी वार्ता को, मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ और एक बार पुनः उन अमर शहीदों को प्रणाम करता हूँ इस आज़ादी जश्न के पाने में, जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराया और बहुत सारे ऐसे जो अपने आप में बलिदान हो गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन जिनका कहीं नाम नहीं, उन सबको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रणाम करता हूँ और आप सबको भी इस आयोजन में शिरकत करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।